आइए आज बात करेंगे ब्रिटेन में कानून निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं की। ब्रिटेन में कानून निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। कोई भी कानून बनने के पूर्व उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होकर गुजरना होता है और दोनों सदनों में अपेक्षित बहुमत प्राप्त करने के उपरांत राजा या किंग की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह विधेयक विधि का रूप अर्थात कानून का रूप धारण कर लेता है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में दो प्रकार के विधेयकों की चर्चा की गई है, एक सार्वजनिक विधेयक और दूसरा असार्वजनिक विधेयक। जो विधेयक सार्वजनिक प्रकृति के होते हैं उनका संबंध पूरे देश से होता है। जैसे वे करों से संबंधित हो सकते हैं, ऐसे कर जो पूरे देश में एक समान रूप से लागू होते हों, या वह ब्रिटिश सरकार की विदेश नीति से संबंधित हो सकते हैं, या वह ब्रिटेन की रक्षा नीति से संबंधित हो सकते हैं, या वह मुद्रा, बैंकिंग, बीमा या ब्रिटेन की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े हुए विधेयक हो सकते हैं। ऐसे विधेयकों का संबंध पूरे ब्रिटेन से होता है। इन विधेयकों को सामान्यतः ब्रिटिश सरकार का कोई मंत्री प्रस्तुत करता है और जिस मंत्री के विभाग से संबंधित विधेयक होता है प्रायः वही मंत्री इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक विधेयक केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे विधेयकों को कोई अन्य सदस्य भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, ब्रिटिश संसद का सदस्य है, वह भी प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन जब सार्वजनिक विधेयकों को मंत्रियों के अलावा किसी अन्य संसद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे निजी बिल कहते हैं, प्राइवेट सदस्य का विधेयक कहते हैं। लेकिन जब इन्हीं विधेयकों को सरकार का कोई मंत्री प्रस्तुत करता है तो ऐसे विधेयकों को हम सरकारी विधेयक कहते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है विधेयकों की ब्रिटेन में वह है असार्वजनिक विधेयक। इन विधेयकों का संबंध किसी स्थान विशेष पर काम कर रहे लोगों से संबंधित हो सकता है या किसी संस्था विशेष में काम करने वाले लोगों से संबंधित हो सकता है। इनका संबंध पूरे ब्रिटेन से नहीं होगा। यह ब्रिटेन में किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों या किसी स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों या किसी संस्था विशेष में काम करने वाले लोगों से संबंधित हो सकते हैं। इनका संबंध पूरे ब्रिटेन से नहीं होता। प्रायः ऐसे विधेयक स्थानीय नगर निगमों या स्थानीय काउंटियों से जुड़े हुए होते हैं जिसके संबंध में नियम ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाती है। सार्वजनिक विधेयकों से ही जुड़ा हुआ एक विधेयक और है जिसे धन विधेयक भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए या अपने वार्षिक खर्चों के लिए संसद द्वारा दिए गए धन पर निर्भर करती है। ऐसे विधेयकों को प्रायः ब्रिटेन में वित्त मंत्री ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता है और उसे दोनों सदनों से पास कराता है। धन से संबंधित ऐसा कोई भी विधेयक धन विधेयक कहलाता है। यह विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत होता है। यदि इस बात पर कोई विवाद उत्पन्न हो कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो ब्रिटेन में स्पीकर का निर्णय अंतिम माना जाता है और सामान्यतः अब यह परंपरा अन्य देशों की संसदीय प्रणालियों में संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सुनिश्चित कर दी गई है कि धन विधेयक का निर्णय अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए हुए सदन के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। धन विधेयक से जुड़ा हुआ यह प्रावधान भी है कि धन विधेयक अनिवार्य रूप से पहले ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तुत होगा, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और यही प्रावधान अन्य देशों ने भी अपना लिया है। ब्रिटेन में जो धन विधेयक होता है वह वार्षिक वित्तीय विवरण से जुड़ा हुआ होता है और इसे वित्त मंत्री प्रायः हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिवर्ष प्रस्तुत करते हैं।
अन्य कोई विधेयक जो धन विधेयक से अलग है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयकों पर यह प्रतिबंध है कि उन्हें अनिवार्य रूप से केवल और केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ से पारित होने के बाद वह विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा। पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वह पारित या प्रस्तावित नहीं होगा, उसे अनिवार्य रूप से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रस्तुत और पारित होना होगा। अब आइए बात करते हैं कि कोई भी विधेयक तैयार कैसे होता है। वस्तुतः ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ब्रिटिश संवैधानिक संसदीय व्यवस्था में सार्वजनिक विधेयकों को तैयार करने की जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वह संबंधित विभाग के मंत्री की होती है। जनता से, उसके विभाग से जुड़े हुए मुद्दों पर मीडिया में आ रहे समाचारों के आधार पर या अन्य स्रोतों के आधार पर जनता की आवश्यकताओं को समझते हुए या उसे देखते हुए या अपने समय, समाज और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से हर विभाग का मंत्री विधेयकों का एक प्रारूप तैयार करता है। इन विधेयकों का प्रारूप तैयार करने में उसे अपने विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और मीडिया से जुड़े हुए लोगों का समर्थन मिलता है। वह विधेयक का एक बाह्य प्रारूप निर्धारित करता है, विधेयक के प्रावधानों को सुनिश्चित करता है और जब विधेयक एक निश्चित आकार प्रकार ले लेता है तो फिर उस विधेयक को संबंधित विभाग का मंत्री कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट के सामने रखता है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल की मीटिंग में सारे मंत्री अपने विभाग से संबंधित विधेयकों को इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई भी विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे सरकारी विधेयक का दर्जा मिला हुआ है यदि मंत्री उसे प्रस्तुत करता है तो, और इन विधेयकों के पारित कराने की जिम्मेदारी पूरी सरकार की होती है। यदि सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में पास न हो पाए तो इसका सीधा अर्थ होगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकार ने अपने बहुमत का समर्थन खो दिया है। ऐसी स्थिति में समूचे मंत्रिमंडल को एक साथ त्याग पत्र देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही हर विभाग के मंत्री अपने द्वारा तैयार किए गए विधेयकों के प्रतिरूप को या उसके प्रारूप को कैबिनेट या मंत्रिमंडल की बैठकों में प्रस्तुत करते हैं और कैबिनेट की बैठकों में प्रस्तुत करने के उपरांत यह विधेयक कैबिनेट के अन्य सदस्यों द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करने के उपरांत उस विधेयक के प्रावधानों में यदि कहीं कोई कमी दिखाई देती है या उसमें कहीं कुछ जोड़ना होता है तो संबंधित मंत्रियों द्वारा उस विधेयक को और बेहतर तरीके से तैयार करने का काम किया जाता है और अंत में विधेयक एक ठोस आकार प्रकार ले लेता है जिस रूप में इसे सदन में प्रस्तुत करना है। यह काम मंत्रिमंडल अपनी बैठकों में पूरा कर लेता है। मंत्रिमंडल जिस विधेयक पर विचार करता है या जिस विधेयक का प्रारूप तैयार करता है वह अंत में प्रधानमंत्री की राय के लिए उनके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और यदि प्रधानमंत्री ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है तो विधेयक उसी आकार प्रकार के साथ हाउस ऑफ कॉमन्स में या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुत कर दिया जाता है। किसी भी विधेयक को ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने से पूर्व उस सदन के अध्यक्ष को इस बात की सूचना देनी होती है कि सरकार का कोई मंत्री अपने विभाग से संबंधित किसी विधेयक को प्रस्तुत करना चाहता है। मान लीजिए सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक है और उसे हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत करना है। कोई भी विधेयक चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले प्रस्तुत हो या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, उसे 3 प्रक्रियाओं या 3 चरणों से होकर गुजरना होता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। जब सरकार के किसी मंत्री द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किए गए किसी विधेयक की सूचना हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को दे दी जाती है तो स्पीकर यह तय करता है, निर्धारित करता है कि किस दिन को
और किस दिन और किस दिनांक को इस विधेयक का प्रस्तुतिकरण हाउस ऑफ कॉमन्स में किया जाएगा। स्पीकर जब यह निर्धारित कर लेता है कि अमुक तिथि को इस विधेयक का प्रस्तुतिकरण होगा, तो उस निश्चित दिन उस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले मंत्री को वहां उपस्थित होना होता है और सभी सदस्यों के सामने विधेयक प्रस्तुत करने वाला मंत्री विधेयक के शीर्षक को पढ़ता है और इस शीर्षक में के संबंध में एक बहुत ही संक्षिप्त भाषण देता है, जिसमें यह बताता है कि इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है या किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है या विधेयक के द्वारा किसी पूर्ववर्ती कानून में संशोधन किए जाने की आवश्यकता क्या है। इन सारी बातों का वह बहुत ही संक्षेप में सदस्यों के सामने एक छोटा विवरण प्रस्तुत करता है और इस विवरण के माध्यम से सभी सदस्यों को विधेयक के मूल प्रावधानों से अवगत कराया जाता है और इसी प्रस्तुतिकरण को शीर्षक पढ़ने की प्रक्रिया को विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। इसके बाद विधेयक के द्वितीय वाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में विधेयक का द्वितीय वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अमेरिका में द्वितीय वाचन के पूर्व ही विधेयक को समितियों के स्तर से गुजरना होता है, लेकिन ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में समितियों का क्रम द्वितीय वाचन के बाद आता है। द्वितीय वाचन प्रारंभ इस प्रकार होता है कि स्पीकर एक निश्चित तिथि को विधेयक प्रस्तुत करने वाले मंत्री को यह बता देता है कि इस तारीख को विधेयक का द्वितीय वाचन किया जाएगा और इसकी सूचना हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी सदस्यों को भी दे दी जाती है। जिस दिन विधेयक का द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है उस दिन मंत्री जिसने विधेयक को प्रस्तुत किया था वह स्वयं सदन में उपस्थित होता है और सदन के सभी सदस्यों के सामने कहता है कि इस विधेयक का द्वितीय वाचन अब प्रारंभ किया जा रहा है। द्वितीय वाचन प्रारंभ करते हुए मंत्री एक छोटा सा भाषण देता है और भाषण में विधेयक के विभिन्न प्रावधानों, विधेयक को प्रस्तुत करने के कारणों, विधेयक के द्वारा जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी दशाओं या विधेयक के द्वारा जो भी कानून बनाया जा रहा है उसके मूल प्रावधानों आदि पर व्यापक चर्चा की जाती है। विधेयक के सभी प्रावधानों पर यहाँ क्रमबद्ध ढंग से चर्चा होती है और क्रमबद्ध ढंग से चर्चा करने के बाद विधेयक के समर्थकों अर्थात सत्तारूढ़ दल के लोग जो सरकार के साथ हैं वह विधेयक के समर्थन में अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं और लंबे लंबे व्याख्यान देते हैं। लेकिन जो विपक्षी दल है वह विधेयक के प्रावधानों को लेकर, विधेयक की कमियों को लेकर, विधेयक के विरोध में अपनी आपत्तियों को दर्ज कराता है और वह भी काफी बड़े बड़े व्याख्यान देता है। इन व्याख्यानों में समय की कोई सीमा नहीं होती। यही वह स्तर है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक प्रकार का वाक युद्ध शुरू हो जाता है। समर्थक सत्ता पक्ष के साथ होते हैं, वे विधेयक के समर्थन में, और जो विरोधी दल के लोग हैं वे विधेयक के विरोध में भाषण देते हैं। चूंकि सत्ता पक्ष की संख्या, सत्ता पक्ष के लोगों की संख्या, सत्ता पक्ष के समर्थक सांसदों की संख्या हाउस ऑफ कॉमन्स में हमेशा अधिक होती है, इसलिए प्रायः द्वितीय वाचन में विधेयक उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में सत्तारूढ़ दल का मंत्री चाहता है। अनेक बार विधेयक के मूल उद्देश्यों और मूल भावना से हटकर विपक्ष के लोग एक और रास्ता अपनाते हैं और वह यह प्रस्ताव लाते हैं कि इस विधेयक के बारे में अगले 6 महीने के बाद ही कोई चर्चा की जाए, और 6 महीने के बाद की वह कोई ऐसी तिथि देते हैं जिसमें संसद की बैठक चल ही नहीं रही होती। यह बिल्कुल योजनाबद्ध ढंग से विधेयक को नष्ट करने या उसे पारित होने से रोकने का एक प्रयास होता है। यद्यपि विपक्ष अपनी कम सदस्य संख्या के कारण इसमें सफल नहीं होता, लेकिन फिर भी इस बात की चर्चा मीडिया में और जनता में होती है कि विपक्ष सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक को रोकने का प्रयास कर रहा है। विधेयक के द्वितीय वाचन में एक स्तर होता है, एक समय आता है जब सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच विधेयक के प्रावधानों को लेकर वाद संवाद
अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तब विधेयक पर मतदान कराया जाता है। इस मतदान के उपरांत प्रायः सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रस्तुत विधेयक या मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत विधेयक, जिन्हें हम सरकारी विधेयक के नाम से जानते हैं, वह पारित हो जाते हैं क्योंकि उसके समर्थकों की संख्या अधिक होती है। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में यह प्रावधान है कि द्वितीय वाचन के उपरांत विधेयक को समितियों के पास भेज दिया जाए। यदि विधेयक वेल्स से संबंधित है तो वेल्स ग्रैंड कमेटी के पास भेजा जाएगा, स्कॉटलैंड से संबंधित है तो स्कॉटलैंड की कमेटी के पास भेजा जाएगा। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में समितियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह द्वितीय वाचन के उपरांत सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा जो विधेयक उनको भेजे गए हैं उस विधेयक के प्रावधानों पर सूक्ष्मता से और गंभीरता के साथ विचार करें। ऐसा करने में उन्हें उस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों से परामर्श करने, उनकी सलाह मानने या जनता की राय लेने या जनता के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करने का पूरा अधिकार होता है। यदि समिति चाहे तो मंत्री को संबंधित विधेयक को प्रस्तुत करने वाले मंत्री को बुलाकर भी उससे विचार विमर्श कर सकती है। समिति विधेयकों को प्रायः उसी रूप में स्वीकार करती है जैसे कि सरकारी मंत्री ने उसे सदन में प्रस्तुत किया था, लेकिन फिर भी समिति चाहे तो उस विधेयक में परिवर्तन कर सकती है। समिति के द्वारा विधेयक में यदि कोई परिवर्तन होता है तो प्रायः विधेयक प्रस्तुत करने वाले मंत्री की सलाह से ही होता है, उसके परामर्श के बाद ही किया जाता है। अंत में समिति विधेयक के सभी प्रावधानों में वांछनीय परिवर्तन करने के उपरांत या बिना परिवर्तन किए ही उस विधेयक के प्रारूप को अपनी रिपोर्ट बना करके हाउस ऑफ कॉमन्स को पुनः प्रस्तुत कर देती है। यह समिति द्वारा भेजा गया विधेयक तृतीय वाचन के लिए प्रस्तुत होता है। जब हाउस ऑफ कॉमन्स में तृतीय वाचन प्रारंभ होता है तो पुनः एक बार हाउस ऑफ कॉमन्स के सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सदस्य इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर आपस में विचार विमर्श प्रारंभ करते हैं। यह भी एक अवसर होता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधेयक के प्रावधानों को लेकर एक बार पुनः वाकयुद्ध शुरू हो जाता है। जब स्पीकर को यह लगता है कि अब इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर काफी विचार विमर्श हो गया और अब इस विधेयक पर अंतिम रूप से मतदान कराना चाहिए, तब स्पीकर उस विधेयक को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतदान के लिए प्रस्तुत करता है। अब जितने भी सदस्य सत्तारूढ़ दल के हैं वे विधेयक के समर्थन में मत देते हैं और जो विपक्षी दल के सांसद हैं वे विधेयक का विरोध करते हैं। प्रायः अंत में मतों की गणना होती है और यदि विधेयक के पक्ष में अधिक मत हैं तो विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स से पास हो जाता है और यदि विधेयक के पक्ष में कम मत पड़े और विधेयक सरकार के द्वारा प्रस्तुत है या सरकारी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत है और विधेयक पारित न हो सका तो फिर वह विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ केवल विधेयक ही समाप्त नहीं होगा बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह कैबिनेट के किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक है और यदि सरकार के द्वारा प्रस्तुत विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स में गिर जाए, हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित न हो, तो यह माना जाएगा कि सरकार ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना बहुमत खो दिया है और बहुमत खो देने की स्थिति में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट को पद पर बने रहने का कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है। इसका अर्थ पुनः नए चुनावों की घोषणा से होगा। यदि हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकारी विधेयक पारित हो जाता है तो पुनः उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्पीकर के द्वारा भिजवाया जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी विधेयक एक बार पुनः इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरता है: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर और तृतीय वाचन। यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने विधेयक में कोई परिवर्तन करके पुनः हाउस ऑफ कॉमन्स के पास भेज दिया है और उस परिवर्तन से हाउस ऑफ कॉमन्स सहमत है तो विधेयक उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे पास किया था और पुनः राजा के पास भेजकर उसकी सहमति, स्वीकृति और हस्ताक्षर लेकर के विधेयक को कानून के रूप में घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यदि विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा
पारित है और पुनः हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा गया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसमें कोई ऐसा संशोधन किया जिस संशोधन से हाउस ऑफ कॉमन सहमत नहीं है और इस बीच 1 वर्ष का समय बीत चुका है, तो विधेयक यह मान लिया जाएगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने जिस रूप में पारित किया था उसी रूप में वह विधेयक अभी भी बरकरार है और 1 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद उसे राजा के यहाँ भेज करके उसके हस्ताक्षर लेने के उपरांत विधेयक को कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा। तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि विधेयक हाउस ऑफ कॉमन से पारित हो जाए और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा जाए और वहां 1 वर्ष से अधिक की समयावधि पूरी हो जाए, लेकिन विधेयक वहां पारित या प्रस्तावित नहीं हुआ। 1 वर्ष की इस अवधि के पूरी होने का तात्पर्य यह होगा कि विधेयक मान लिया जाएगा कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों ने इसे पास कर दिया है और पुनः राजा की स्वीकृति मिलने पर यह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा। सामान्य विधेयकों की स्थिति में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अधिकतम 1 वर्ष का विलंब करने का अधिकार है, जबकि वित्तीय या धन विधेयकों से संबंधित विधेयकों पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 माह का विलंब कर सकती है, इससे अधिक नहीं। सामान्यतः 1911 और 1949 के जो संसदीय अधिनियम ब्रिटेन में लागू किए गए, उन अधिनियमों का एक असर यह हुआ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां बहुत ही कम कर दी गईं और आज ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में विधेयक उसी रूप में पारित हो जाता है जिस रूप में हाउस ऑफ कॉमन्स चाहती है।